ठीक है, तो हो सकता है कि सब लोग शायद शुरू करते हैं कि चलो एक लास्ट आपका था हाइड्रोलिक जंप, जंप के ऊपर हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। मुझे ये बताओ, वो जो रिलेशन हमने ड्राइव करा था उस पे क्वेश्चन दिखाई दिया आपने गेट के अगर क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो? अगर तुमने गेट के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो वो जो फॉर्मूला निकल कर आया था आपके पास, y2 बाय y1 इज इक्वल टू 1/2 -1 रूट में 1 प्लस 8 का स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन दिखाई दिया आपको कभी? इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन दिखेगा प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो? क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व यहाँ पे, अगर जैसे देखा होगा तो आपने इस रिलेशन पे काफी सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दिए होंगे। क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व इस रिलेशन पे जैसे आपने करे होंगे तो? चलिए क्वेश्चन लिखो ना, फिर क्वेश्चन करो, एक और करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन और करते हैं, करो जरा। रेक्टेंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल having hydraulic jump, having hydraulic jump, a rectangular channel having hydraulic jump is found to have, is found to have, a rectangular channel having hydraulic jump is found to have, is found to have small q is equal to what, 2.5 meter square per second, is found to have small q is equal to what, 2.5 meter square per second, 2.5 meter square per second, 2.5 meter square per second, and depth before jump, and depth before jump, and depth before jump, depth before jump is equal to what, 0.25 meter, 0.25 meter, 0.25 meter. So calculate the sequent depth, calculate the sequent depth, calculate the sequent depth, sequent depth बताइए। calculate the sequent depth, sequent depth बताना है। calculate the sequent depth, calculate the sequent depth, निकालो आंसर। निकालो आंसर कितना होगा। सीक्वेंट डेप्थ बताओ कितना होगा ना। सीक्वेंट डेप्थ निकालो इसमें कितनी होगी। 2.13 कितना आ रहा है, 2.13, 2.13, यस ठीक है 2.13 मीटर ना। सो सीक्वेंट डेप्थ y2 मतलब विल बी इक्वल टू व्हाट, 2.136 मीटर आ रहा है आपके पास में। 2.136 मीटर आ रहा है, बहुत सिंपल है। कैसे निकाल सकते हैं आप, यहाँ से F1 निकाल सकते हैं ना, फ्रॉड नंबर 1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, स्मॉल q बाय 1 अपॉन g y1, ये रिलेशन हमें पता है ऑलरेडी, इसमें तो कोई बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना।
ऐसे निकालोगे। स्मॉल क्यू दे रखा है आपको, कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, अपॉन में y1 है आपके पास 0.25, 9.81 इंटू 0.25 कितना आ रहा है आपके पास में एफ आर वन की वैल्यू आ रही है कितनी 6.38 ना, 6.38 आया एफ आर वन। यस एफ आर वन है आपके पास में 6.38 आया ना। अब आप क्या करो, एफ आर वन आपके पास में है, एफ आर वन आपके पास में है ये, y1 आपके पास में है ये, यहाँ से क्या निकालना है y2 की वैल्यू निकालनी है ना, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द y2 विल बी इक्वल टू व्हाट, आपके पास में आएगा कितना आएगा y2 की वैल्यू 2.36 मीटर आएगी वैल्यू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, कितना आ रहा है आपके पास में 2.136 मीटर आ रही है आंसर निकल के ना, 2.136 मीटर इज द वैल्यू, ये पॉइंट आपके पास जस्ट ना, चलिए सिंपल पॉइंट है, तो ऐसे कर सकते हैं। इसी सेम क्वेश्चन में एक और चीज है आपके पास, इसी सेम क्वेश्चन में एक और चीज है आपसे पास ये बताओ जरा, कैलकुलेट द एनर्जी लॉस, कैलकुलेट द एनर्जी लॉस एज वेल, कैलकुलेट द एनर्जी लॉस एज वेल, एनर्जी लॉस भी बताना है, कैलकुलेट द एनर्जी लॉस एज वेल। अब एनर्जी लॉस देखो जरा, एनर्जी लॉस के लिए बेसिकली कैलकुलेट कैसे करना होता है, आई एम नॉट गोइंग विद द डेरिवेशन, डेरिवेशन कंज्यूम करेगी बहुत ज्यादा टाइम आपका, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, तो मैं तुम्हें एनर्जी लॉस निकालने के लिए, आपको पता है कि जिस समय हाइड्रोलिक जंप होता है उस समय क्या होता है आपके पास में एनर्जी का लॉस होता है, इस समय हाइड्रोलिक जंप होता है उस समय एनर्जी लॉस होता है, चीज हमने देखा भी था लास्ट पॉइंट पे ना। तो बेसिकली उस एनर्जी लॉस को कैलकुलेट कैसे करना है, उस एनर्जी लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मुला बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग विद द डेरिवेशन, टाइम कंज्यूम करेगी बहुत ज्यादा, बट सिंपल सा फॉर्मुला है, बहुत इजी फॉर्मुला है, जस्ट कीप दैट फॉर्मुला इन योर माइंड, बहुत इजीली आप इसको कर पाओगे। देखो क्या फॉर्मुला होता है, अगर आपको एनर्जी लॉस निकालना है, बेसिकली लॉस एनर्जी लॉस निकालना है, कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 4 y1 y2 होल क्यूब, निकाल दीजिए वैल्यू कितनी आएगी एनर्जी लॉस की, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द एनर्जी लॉस, just find the value of the energy loss, so energy loss is equal to what, y2 minus y1 upon 4 y1 y2 क्यूब, इसको याद रखना डायरेक्टली, ठीक है, डेरिवेशन थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन है इस समय इसलिए ना, कितना आ रहा है 3.11 आ रहा है, अच्छा ठीक है, इसको एक बार जरा 2.13 पुट करना, 2.13 माइनस 0.25 अपॉन 4 इंटू 2.13 इंटू 0.25 होल क्यूब, बताना जरा कितना आ रहा है, यहां से बताओ कितना आ रहा है 2.13 रख के, 3.11 ना, यस करेक्ट है, कितना आएगा 3.11 आएगा ना एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस विल बी इक्वल टू व्हाट 3.11, सिंपल क्वेश्चन है, एनर्जी लॉस विल बी इक्वल टू व्हाट 3.11 आ जाएगा ना आपके पास में। अच्छा जस्ट इसकी यूनिट तो बताओ, एनर्जी लॉस जो आप लिखोगे वो बेसिकली आएगा किस यूनिट में निकल के, किस यूनिट में होगा ये बताइए, होगा किस यूनिट में, मीटर में ना, चलो इस तरह से आ जाएगा आपके पास ना, दैट इज द केस, दैट इज द केस, ऐसे कर सकते हैं, जस्ट सिंपल सा पॉइंट था, ऐसे कर सकते हैं अपना 3.11 मीटर। सो इस तरह से आपके पास हाइड्रोलिक जंप का पूरा मैटर आ चुका है कि भाई कैसी कैसी कंडीशन है, एनर्जी लॉस कैसे निकालना है, सीक्वेंट है, यही दो रिलेशन है, दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे इन द प्रीवियस ईयर्स, कैसे अप्लाई करना है चीजों को, क्या कंडीशन है, कैसी थ्योरी है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है नाउ। अच्छा जस्ट इसमें एक पॉइंट और आता है आपके पास में, जरा एक नोट करके लिखिएगा ना, एक नोट करके लिखो, राइट डाउन अ पॉइंट, एक नोट करके एक पॉइंट लिखो, एक नोट करके एक पॉइंट लिखना है हमें, लिखो जरा, if y1 and y2 are alternate depths, 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 तो मुझे ये बताओ अगर y1 and y2 अल्टरनेट डेप्थ्स हैं, तो इन पे ये बताओ क्या चीज सेम रहेगी, इन दोनों डेप्थ पे क्या चीज सेम रहेगी, कौन सी चीज सेम रहेगी इन दोनों डेप्थ पे, y1 and y2 आर अल्टरनेट डेप्थ, क्या चीज सेम रहेगी, स्पेसिफिक एनर्जी सेम रहेगी ना,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेसिफिक एनर्जी एट y1 डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक एनर्जी एट y2 डेप्थ में कर सकता हूँ। यहां से क्या लिख सकते हो आप, y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? बताओ एक बार, इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है? v1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस y1, ये कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये एक जस्ट पॉइंट डिस्कस करना था आपसे, ये आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा इन द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट आएगी इस पॉइंट को, ठीक है? यू विल हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द क्वेश्चन। तो ये जस्ट बताना था, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो। So if y1 and y2 are the alternate depth, then specific energy at y1 will be equal to what? Specific energy at the y2, ठीक है? चलिए, ये जस्ट एक पॉइंट था आपके पास। आगे लिखो जरा, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, if y1 and y2 are sequent depths, if y1 and y2 are sequent depths, if y1 and y2 are sequent depth, अगर y1 and y2 क्या है आपके पास में, sequent depth है, if y1 and y2 are sequent depth, तो मुझे बताओ अगर sequent depth है तो क्या सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा? जस्ट टेल मी, इफ y1 and y2 are sequent depth, स्पेसिफिक फोर्स सेम रहेगा ना? तो आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक फोर्स एट y1 डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक फोर्स एट y2 डेप्थ, ऐसे लिख सकते हैं हम। वी कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर मैनर, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है? और स्पेसिफिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी ड्राइव, वो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है। स्पेसिफिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाना पड़ सकता है इन द न्यूमेरिकल्स, इसीलिए जस्ट ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे यहां से डिस्कस किया, बाकी चीज पता थी हमें ऑलरेडी ना। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्स क्या रहेंगे? एसएफ मतलब स्पेसिफिक फोर्स एट y1 इज इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक फोर्स एट y2, दोनों क्या निकल कर आएंगे आपके पास में? सेम निकल कर आएंगे ना, बोथ द थिंग्स विल बी व्हाट, बोथ द थिंग्स विल बी सेम, दोनों चीजें निकल कर आएंगी आपके पास में, सेम निकल कर आएंगी। चलिए ठीक है, सो यहां तक क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? ज्यादा कंडीशन आ गई है? नाउ नेक्स्ट अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, हेडिंग डालिए, राइट डाउन द हेडिंग, राइट डाउन द हेडिंग, राइट डाउन द हेडिंग, वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल्स, 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 वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल्स। देखो क्या मतलब है वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वाइड बहुत ज्यादा वाइड है, रेक्टेंगुलर चैनल है लेकिन कैसा है? बहुत ज्यादा वाइड है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, बी विल बी वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू व्हाट, डेप्थ ऑफ द फ्लो। नाम में पढ़ के समझ में आ रहा है ना, बी विल बी वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द फ्लो फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। अगर आप लिखेंगे तो क्या पॉइंट होगा आपके पास? बी विल बी वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ द फ्लो। तो यहां से मैं अगर आर की वैल्यू लिखूं, रेक्टेंगल के लिए आपको पता है आर कितना होता है, ए बाई पी होता है, एरिया कितना होता है, बी इंटू वाई होता है, अपॉन में बी प्लस 2y हो जाएगा, अपॉन में b प्लस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। नाउ यहाँ से पॉइंट है आपके पास में, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग आपने पहले लिखी हुई है। ये जो मैं पॉइंट अब डिस्कस कर रहा हूँ ना आपसे, ये जो कंडीशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये पॉइंट किसके लिए है? ओनली फॉर, ये याद रखिएगा, इसको हर जगह पर अप्लाई नहीं करवाना है, ओनली फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए है। दिस इज ओनली फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, दिस इज ओनली फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। हर किसी के लिए अप्लाई मत करवाना है इसको, किसके लिए? सिर्फ ओनली फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, जिनके लिए बी कितना होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है, किससे? वाई से। तो आर कितना होता है, ए बाई पी, यानी कि बी वाई अपॉन में बी प्लस 2y। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बी वाई। नाउ हमें पता है कि भाई अगर जैसे देखो, बी क्या है, बहुत 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 ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? वाई के कंपैरिजन में ना, बहुत बहुत ज्यादा है वाई के कंपैरिजन में। तो अगर आप एक बहुत बड़ी चीज में कोई छोटी सी चीज ऐड भी कर दो तो उसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई उसको ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो b प्लस 2y यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना, इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, कितना b लिख सकते हो, यू कैन राइट इट अप्रोक्सीमेटली व्हाट, b। ये चीज आया समझ में? भाई b तो बहुत बहुत ज्यादा है y से, तो एक बहुत बड़ी चीज में छोटी सी चीज आपने ऐड करी है, जस्ट कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा किसी तरह का, वो अभी भी कितना रहेगा, सेम ही रहेगा।
सो b प्लस 2y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, b लिख रहे हो आप इसको, एंड यहाँ से b को b क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड ना जस्ट, हेलो, चलिए ठीक है, आपके पास आया समझ में पॉइंट। सो यहाँ से b से b कैंसिल करा आपने, एंड y किसके बराबर बन गया, r के बराबर बन गया, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछेगा आपसे एग्जाम में उठा के डायरेक्टली कि फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल जो r होता है, r आपको पता है ऑलरेडी r क्या होता है, ये किसके बराबर निकल कर आता है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, y के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से आपके पास। इवन बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आपको ये चीज अप्लाई करवानी पड़ती है, तो इसको नोट करो। लिख लिया ना, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा अपने, यहाँ पे साइड में मेंशन भी कर लेना चाहे, ये किसके लिए, r इज इक्वल टू व्हाट, r किसके बराबर आया, y के बराबर निकल कर आया, सिर्फ किसके लिए, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, क्वेश्चन में बहुत केयरफुली पढ़ना, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए है कंडीशन, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ना, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, चलिए ठीक है, दिस इज द पॉइंट ना। नाउ नाउ यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, अलग से एक हेडिंग डालो फिर से, अब जो भी चीजें चलेंगी ना आपकी, जो भी चीजें चलेंगी वो सिर्फ किसके लिए होंगी, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ही होंगी, चाहे अलग से हेडिंग डालो या ना डालो, बट आपने ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है ना, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, तो मैं जो भी बात करूंगा आगे किसके बारे में होंगी सारी बातें, ऑल द थिंग्स विल बी व्हाट, अबाउट द वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, जिसके लिए r किसके बराबर होता है, आई विल बी व्हाट, r विल बी इक्वल टू व्हाट, y के बराबर निकल कर आएगा, सो फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल। नाउ देखिएगा जरा, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एज पर मैनिंग्स इक्वेशन, आपको ये चीज पता है, एज पर, तो मैं जितनी भी चीजें आगे डिस्कस करूंगा किसके लिए होंगी, वेरी वाइड के लिए होंगी, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल एज पर मैनिंग्स इक्वेशन। मैनिंग्स इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है आपके पास, यू नो दैट, एज पर मैनिंग्स इक्वेशन क्या पॉइंट है आपके पास में, q विल बी इक्वल टू व्हाट, अच्छा हमें ये पता है कि मैनिंग्स इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, वेलोसिटी विल बी व्हाट 1 अपॉन n into r की पावर 2/3 into s f की पावर 1/2, sf की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये होती है आपके पास में मैनिंग्स इक्वेशन। मैंने यहाँ पे sf लिखा है, sf लिखा है, मैंने s नोट नहीं लिखा है, मैंने s नोट नहीं लिखा, मैंने s नोट यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, s नोट मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मे बी पॉसिबल कि ये यूनिफॉर्म फ्लो ना हो, ये यूनिफॉर्म फ्लो ना हो, आपने ऑलरेडी चीज बताई थी मैंने आपको कि भाई अगर मैं sf लिख रहा हूँ, वो होता है s नोट, sf होता है वहां पे एक्चुअली इक्वेशन में जो होता है, बट आप उसको s नोट लिख देते हो किसके लिए, ओनली फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में तीनों कैसे निकल कर आते हैं, सेम निकल कर आते हैं, s नोट, sw एंड sf तीनों सेम निकल कर आए थे ना, आया चीज समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ये क्लियर है ना पॉइंट, ये चलिए ठीक है, सो ये इक्वेशन होती है आपके पास ना। नाउ मैं अगर यहाँ से q लिखूंगा तो q कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन n इनटू एरिया, एक सेकंड ना, यस ये होता है आपके पास में q इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, q इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। नाउ हम यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट q को मैं कितना लिख सकता हूँ, q को मैं लिख सकता हूँ, इसको आप लिखो कैसे, यस बिल्कुल सिंपल है, देखो आप यहाँ पे लिखो एरिया, एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल की बात चल रही है, रेक्टेंगल की बात चल रही है, मतलब b इंटू वाई नोट, b इंटू वाई नोट, अभी वाई नोट का मतलब मैं बताऊंगा क्या है, b इंटू वाई नोट इंटू वेलोसिटी कितना है, एरिया तो हो गया b इंटू वाई नोट, वेलोसिटी कितना है 1 अपॉन n है, इंटू r की पावर 2/3 है,
इंटू एस नोट की पावर कितना है 1/2। अब मैंने यहाँ पे देखो जरा, मैंने यहाँ पे जस्ट इसको केयरफुली समझना ना, देखो क्या किया हमने यहाँ पे, देखिएगा मैंने यहाँ पे ये एक इक्वेशन लिखी थी आपके पास। अब ये इक्वेशन है किसके लिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। नाउ अब होता क्या है कि जो फ्लो यूनिफॉर्म होता है ना, ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आप इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ पे मैं अगर एसएफ लिख रहा हूँ दैट मींस आई एम अज्यूमिंग कि फ्लो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होता तो मैं फिर तो एस नोट लिख देता, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। नाउ द पॉइंट इज दैट कि मैंने यहाँ पे अब क्या लिखा, मैंने सिंपल डिस्चार्ज लिखा आपके पास में, डिस्चार्ज के बाद इसमें वेलोसिटी की वैल्यू पुट करवाई, बट एरिया जो होगा पी इंटू वाई नोट इंटू 1/n, यहाँ तक तो आपको सारी चीज समझ में आ रही है, लेकिन इसका मतलब समझिएगा, वाई नोट का मतलब क्या है, एस नोट का मतलब क्या है। देखिए अगर मैंने पहली बात तो ये इक्वेशन लिखी है ना आपके पास में, दिस इक्वेशन इज फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एस नोट लिखा होगा, एस नोट लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने एस नोट लिखा है, मतलब ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए है, तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए इक्वेशन ना हो। द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं यूनिफॉर्म लिख रहा हूँ फ्लो को, फ्लो यूनिफॉर्म ऐसा नहीं कि हर एक डेप्थ पे फ्लो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है जिस पर आपको फ्लो का नेचर कैसा दिखाई देगा, यूनिफॉर्म दिखाई देगा। हर एक डेप्थ पे फ्लो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर डेप्थ होती है जिस पर फ्लो कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। हर डेप्थ पे यूनिफॉर्म नहीं रहता, एक पर्टिकुलर डेप्थ पर ही वो यूनिफॉर्म की तरह से बिहेव करता है, एंड वो जो डेप्थ है जिस पर फ्लो यूनिफॉर्म के जैसे बिहेव करता है, उस डेप्थ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाई नोट से। उस डेप्थ को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाई नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आया समझ में पॉइंट, मैंने यहाँ पे एस नोट लिखा, एस नोट का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, क्लियर है चीज। नाउ वो डेप्थ भी तो बतानी है मुझे, वो डेप्थ जिस पर फ्लो यूनिफॉर्म है उसको मैंने बोला क्या, वाई नोट बोल दिया, उसको मैंने बोला वाई नोट। तो मैं यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म की इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मैं डेप्थ को वाई नोट ही तो लिखूंगा ना, वाई नोट ही तो लिखूंगा मैं उसको। एंड ये जो वाई नोट है इसको टेक्निकली बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल डेप्थ बोलते हैं। नॉर्मल डेप्थ मतलब वो डेप्थ जिस पर फ्लो का नेचर आपको दिखाई देगा यूनिफॉर्म, जिस पर आपको फ्लो का नेचर यूनिफॉर्म दिखाई देगा, दैट डेप्थ विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल डेप्थ। एंड वाई नोट क्या है आपके पास में, नॉर्मल डेप्थ ही है, वाई नोट क्या है आपके पास में, नॉर्मल डेप्थ ही है। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन ना, ये चीज आई होगी समझ में कि क्या मतलब है इसका, यहां तक तो नोट कर रखा है, ये आया समझ में सारा पॉइंट यहां तक। चलिए ना देखिए नेक्स्ट। सो यहाँ तक के बाद आप कैसे करोगे इसको, देखो अब जरा, अब हमने अभी मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी हेडिंग डलवाई हुई है, ऊपर मैंने ऑलरेडी हेडिंग डल रखी है, कहानी किसके लिए चल रही है, ये चल रही है वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कहानी चल रही है। तो अगर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर के लिए कहानी चल रही है तो आपको एक चीज और भी तो पता है, बी वाई नोट, यानी कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, यूनिफॉर्म के लिए लिख रहा हूँ, इनटू 1/n। और आपको ये भी तो पता है वेरी वाइड के लिए आर किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है, और यूनिफॉर्म है तो क्या लिखोगे, वाई नोट ही तो लिखोगे ना, 2/3 एस नोट की पावर व्हाट 1/2। एंड यहां से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम हियर यू कैन राइट इट एज q इज इक्वल टू व्हाट, b इंटू 1/n, b इंटू 1/n इंटू वाई नोट की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3 मतलब 5/3, 5/3। एंड एस नोट की पावर कितना हो गया आपके पास में 1/2 हो जाएगा ना। दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन ना, ये चीज आई समझ में। तो यहां से क्या बना आपके पास में, दिस इज अ सिंपल पॉइंट ना, यस। सो q विल बी इक्वल टू व्हाट, b इंटू 1/n इंटू वाई नोट की पावर कितना हो गया 5/3 हो गया, इंटू एस नोट की पावर कितना हो गया 1/2 हो गया। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये किसके लिए, ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फ्लो। बताइए आया समझ में सारा सिस्टम यहां तक, ये क्लियर है यहां तक। नाउ देखो अगर आपने ये इक्वेशन लिखी ना, इसको इक्वेशन ए बोल दो, इसको ए बोल दो ना, इक्वेशन इक्वेशन ए बोल दो इसको, ये इक्वेशन ए है। अगर मैंने इसको इक्वेशन ए बोला तो मैं सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कैसे लिख सकता हूं, जस्ट आप खुद से बता देना। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आप कैसे लिख सकते हो इसको, फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो यू कैन राइट इट एज b इंटू
1/n इंटू y की पावर 5/3 इंटू SF की पावर 1/2। अब मुझे ये बताओ, अगर फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है तो उसकी डेप्थ क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी ना, उसकी डेप्थ क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म के लिखा तो मैंने क्या लिखा, SF लिखा। SF का लॉजिक आपको आया होगा समझ में, एक्चुअली SF ही होता है, वो तो यूनिफॉर्म था इसलिए आपने S नॉट लिख दिया था। नाउ वो डेप्थ जो है फ्लो की अभी करंटली वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये तो ये डेप्थ है जिस पर वो नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, और कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू, बट इस वाई नोट से तो अलग ही है ना। अगर वाई नोट हो जाता तो वो तो नॉर्मल डेप्थ था जिसपे वो यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली फ्लो कर ही नहीं रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कर रहा है वो। तो डेप्थ कितनी हो गई आपके पास में, वाई हो गई ना। डेप्थ डेप्थ विल बी इक्वल टू व्हाट, वाई कुछ भी लिख दो इसको, अभी कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, वाई नोट से ज्यादा भी हो सकती है, वाई नोट से कम भी हो सकती है। आया समझ में, बताओ ये आया समझ में। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, सिंपल मैंने डायरेक्टली जैसे इसको करा आपने, इस वाली इक्वेशन को लिखा ना एक, इसी तरह से आपने इसके लिए भी तो लिख सकते हो ना आप डायरेक्टली ऐसे। सिंपल भाई क्यू इंटू एरिया, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इंटू वेलोसिटी लिखोगे, यहाँ पे एरिया लिखोगे, वेलोसिटी लिखोगे, इसकी पावर यही तो हो जाएगा ना सेम। बताओ ये आया नहीं आया समझ में स्टेटमेंट, ये हो जाएगा बी इक्वेशन आपके पास। बताओ ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या, कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो इसमें, बता दीजिए। ये पॉइंट हो गया ना क्लियर, ये क्लियर है चीज ये। नाउ एक और लिख सकते हो आप अगेन सेम, फिर से फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, फॉर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। अब मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ, वेरी सिंपल, बी इंटू 1/n इंटू बी इंटू 1/n इंटू वाई सी लिख दो ना इस बार यहाँ पे। क्रिटिकल का मतलब क्या है, क्रिटिकल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है, तो क्रिटिकल डेप्थ मतलब वाई सी की पावर 5/3 इंटू एस सी की पावर 1/2। एस सी की पावर 1/2 मतलब वो स्लोप जिस पर क्रिटिकल फ्लो दिखेगा आपको, स्लोप कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल डेप्थ। बताओ ये भी आया समझ में चीज, ये इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, सी इक्वेशन बन जाएगी ना। दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वेशन नंबर सी। एक बार बताइए यहां तक की सारी कहानी क्लियर है क्या। चलिए, सो यहां तक का सारा सिस्टम क्लियर हो गया ना। नाउ एक सेकंड ना जस्ट, एक सेकंड जस्ट ना। चलिए देखो क्या है, अब जैसे सपोज करो कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर डिस्चार्ज सेम रखना है आपको चैनल को, देखो सिंपल सी चीज है कि किसी भी चैनल से डिस्चार्ज तो हमेशा सेम ही फ्लो करेगा। फॉर डिस्चार्ज टू बी सेम, अगर डिस्चार्ज को सेम रखना है ना आपको, यानी कि डिस्चार्ज चाहे किसी भी डेप्थ पे फ्लो कर रहा हो, अगर आपको डिस्चार्ज सेम बनाना है, या फिर अगर डिस्चार्ज सेम है, फॉर दैट कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज अगर सेम है तो उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन के लिए डिस्चार्ज में चेंज नहीं कर रहे हैं हम। किस में चेंज नहीं कर रहे हैं हम, डिस्चार्ज में चेंज नहीं कर रहे हैं, भले डेप्थ चेंज हो रही है, डिस्चार्ज में चेंज नहीं कर रहे हैं हम। अगर डिस्चार्ज सेम है, फॉर क्यू टू बी सेम, फॉर डिस्चार्ज टू बी सेम, अगर डिस्चार्ज आपके पास सेम है
तो मैं क्या यहां से इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर सी इन दोनों को इक्वेट करा सकता हूँ? बता दो एक बार जरा, क्या मैं इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर सी को इक्वेट करा सकता हूँ क्या, अगर डिस्चार्ज सेम है तो? बोलो, बताइए जरा एक बार। कर सकते हैं ना? सो इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर सी को इक्वेट करो, एक सेकंड जस्ट। यस, देखिएगा, इक्वेट करवाओ। इक्वेशन ए ये है, तो b इंटू 1/n, b इंटू 1/n इंटू वाई नोट की पावर कितना हो जाएगा आपके पास में 5/3 इंटू एस नोट की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, b इंटू 1/n इंटू वाई सी की पावर कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, इंटू एस सी की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एंड फ्रॉम हेयर आप यहाँ से ये क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। एंड यहाँ से वाई नोट की पावर 5/3 एस नोट की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई सी की पावर कितना 5/3 इंटू एस सी की पावर कितना 1/2। ऐसे कर सकते हैं, इसको करो, जस्ट करिए चीज ना, ये कर लीजिए आप। डन, ओके। नाउ अगर मैंने इक्वेशन नंबर ए का यूज हो चुका आपके पास ना, चलिए ठीक है, इक्वेशन ए एंड सी को आपने इक्वेट करना, नाउ इसी कंडीशन के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर बी और सी को भी तो इक्वेट करवा सकता हूँ। यस, ए का काम खत्म हो चुका है, ए का काम खत्म हो चुका है इधर से, तो ये आपने नोट कर ही लिया। देखो इक्वेशन, अच्छा ये जो इक्वेशन अभी आपने लिखी थी ना, y नोट की पावर 5/3 इंटू एस नोट इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी की पावर 5/3 इंटू एस नोट की पावर बेसिकली 1/2, इसको इक्वेशन डी बोल दो। सी तक हो चुका था ना, सी तक हो चुका था, इक्वेशन डी बोल दीजिए इसको, इसको इक्वेशन नंबर डी बोल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर डी बोल दीजिए। नाउ इक्वेट करोगे किसको, डिस्चार्ज तो सेम ही चल रहा है ना, अगर डिस्चार्ज सेम है तो फिर इक्वेट कर दो किसको, बी एंड सी को इक्वेट कर दो, बी एंड सी को इक्वेट कर दो। अच्छा वो पुराने वाली जो इक्वेशन जस्ट अभी आपने ड्राइव करी उसको डी बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर डी, इसको इक्वेट करो। सो बी इंटू 1/2, सॉरी इंटू 1/n इंटू वाई की पावर कितना 5/3 इंटू इंटू एस एफ की पावर 1/2 इज इक्वल टू बी इंटू यस वाई सी इंटू 1/n भी तो है की पावर 5/3 इंटू एस नोट की पावर एस सी की पावर 1/2, एस सी की पावर 1/2 हो जाएगा। यहां से कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट करो तो y की पावर कितना 5/3 इज इक्वल इंटू इंटू एस एफ की पावर कितना हो गया 1/2 हो गया, इज इक्वल टू वाई सी की पावर 5/3 इंटू एस सी की पावर 1/2 हो गया ना। इसको इक्वेशन नंबर ई बोल दो, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर ई है आपके पास में। लिख लिया, इसको ई बोल देना, इक्वेशन नंबर ई, दिस विल बी अवर व्हाट, इक्वेशन नंबर ई। देखो नेक्स्ट, अब यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एस एफ अपॉन एस सी, एस एफ अपॉन एस सी की पावर कितना है 1/2 है, इज इक्वल टू व्हाट, एस एफ अपॉन एस सी इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी अपॉन वाई की पावर कितना है 5/3 है। इसको स्क्वायर कर लो ना दोनों साइड, अगर आप इसको दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या रिलेशन बन के आ रहा है, रिलेशन बन के आ रहा है आपके पास एस एफ अपॉन एस नोट, एस एफ अपॉन सॉरी एस एफ अपॉन
एस सी इज इक्वल टू वाई सी अपॉन वाई की पावर 10/3। चलिए इसको लिखो, एस एफ अपॉन एस सी, एस एफ अपॉन एस सी इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी अपॉन वाई नॉट, वाई सी अपॉन वाई मतलब वाई सॉरी की पावर कितना 10/3। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे हम, ये जो इतना सारा का सारा हमने काम किया ना, इसको यूज करोगे आप, इसको यूज करोगे ना अभी आप, ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख रहे थे, इसको यूज करेंगे अब थोड़ी देर बाद ना, इसीलिए सारी कहानी बतानी पड़ी आपको, इसीलिए सारा पॉइंट बताना पड़ा है क्योंकि इसको यूज करना है आपने। हो गया। सो इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलोगे, कहां तक हो चुका है, कौन सी इक्वेशन तक हो चुका है, कहां तक, कौन सी इक्वेशन तक हो चुका, ई तक हो चुका है, ई इक्वेशन तक हो चुका है, तो इसको क्या बोलोगे फिर, इसको एफ बोल दो, इसको एफ बोल दो। इसको एफ बोल दो। तो क्या इक्वेशन बन गया आपके पास, एस एफ अपॉन एस सी इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी अपॉन वाई की पावर 10/3। एंड ये बताओ, ये जो इक्वेशन आपने निकाली है यहाँ पे, एफ इक्वेशन जो निकाली है आपने, ये किस चैनल के लिए वैलिड है, ये कैसे के लिए वैलिड है, ये किस चैनल के लिए वैलिड है, ये किस चैनल के लिए वैलिड है, बताइए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड क्या है, ये किसके लिए वैलिड है, वेरी वाइड, यस यहाँ पर मेंशन करना बराबर, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ओनली, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ओनली, इट इज वैलिड फॉर द वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ओनली, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एक सेकंड ना जस्ट, चलिए लिखो जरा इसमें पॉइंट ना, एक दो थ्योरी लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर लिया ना इसके बराबर में, फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, दिस पॉइंट इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन करिएगा आप जरा, लिखो जरा, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज वैल्यू, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, लिखो जरा, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, यहाँ से भी जो पॉइंट अभी आप डिस्कस कर रहे हो ना, इस पॉइंट से आपको गेट में क्वेश्चन दिखाई देंगे, यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक्स इन गेट एग्जाम, अभी मैं बताऊंगा वहां पे बता आने आता है आपके पास क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएंगे, दो तीन क्वेश्चन में करवाऊंगा अभी आपको सॉल्व, लिखो जरा, for a given discharge, for a given discharge value of, for a given discharge value of yc and y naught will be constant, for a given discharge, for a given discharge value of yc and y naught will be constant, for a given discharge value of yc and y naught will be constant and can be find easily, and can be find easily, and can be find easily, can be find easily, but y will be variable always, 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 y will be variable always, but y will be variable always। जस्ट मुझे ये बताओ, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि yc तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इवन ये पॉइंट आप डिस्कस कर चुके हो, मुझे ये बताइए yc कौन सी डेप्थ है, yc बताओ एक बार, yc कौन सी डेप्थ है, बताओ चलो yc के बारे में, yc कौन सी डेप्थ है, क्रिटिकल डेप्थ है, वाई नोट कौन सी डेप्थ है, वाई नोट को अभी हमने लिखा था, वाई नोट क्या था, वाई नोट बताओ, वाई नोट कौन सी डेप्थ थी, नॉर्मल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ पे क्या होता है, ये बताओ नॉर्मल डेप्थ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो, यस नॉर्मल डेप्थ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो होता है, एंड वाई कौन सी डेप्थ है,
वाई डेप्थ कौन सी है, 3 डेप्थ आ गई ना, वाई सी एंड वाई नोट तो इजी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कैलकुलेट कर सकते हो। वाई डेप्थ क्या रहेगा, हमेशा वेरिएबल रहेगा, पॉइंट बताया भी था मैंने आपको। वाई क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, तो वेरिएबल डेप्थ है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन वाई सी एंड वाई नोट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इनको आप इजीली पता भी कर सकते हो। वाई सी क्रिटिकल डेप्थ एंड वाई नोट नॉर्मल डेप्थ, बट वाई क्या करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है, वाई है एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो, जो हमेशा क्या करता रहेगी, वेरी करती रहेगी, जो हमेशा वेरी करती रहेगी, विच विल नॉट बी सेम। सो ठीक है, सो y will be variable always, y will be variable always। so क्या लिखा आपने पॉइंट, for a given discharge value of the y naught and yc will be constant and can be find easily, but y will be variable always। next point लिखो, आगे चलो, next point लिखो, y naught is the normal depth at which, लिखो, y naught is the normal depth at which the flow is uniform, y naught is the normal depth at which the flow is uniform, y naught is the normal depth at which the flow is uniform, y naught is the normal depth at which the flow is uniform। ये भी पॉइंट आया होगा समझ में, y naught क्या है, नॉर्मल डेप्थ है जिसपे फ्लो कैसा रहेगा आपके पास में, फ्लो विल बी यूनिफॉर्म, जिसपे फ्लो कैसा होगा, फ्लो विल बी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, yc is the critical depth, yc is the critical depth, आगे लिखिएगा, yc is the critical depth, yc is the critical depth which is only used to check, which is only used to check, which is only used to check whether the flow is, which is only used to check whether the flow is, which is only used to check whether the flow is subcritical comma supercritical, which is only used to check whether the flow is subcritical comma supercritical or critical, or critical, और क्रिटिकल। और क्रिटिकल। अब मुझे बताओ, एक बार ये वाला स्टेटमेंट आया समझ में, वाईसी का तो सिर्फ एक रोल है आपके पास में, क्रिटिकल डेप्थ है कि भाई फ्लो क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है, ये चीज पहचानने में काम करेगी आपकी बस। वाईसी से ऊपर डेप्थ पे फ्लो हो रहा है तो सब क्रिटिकल हो गया, वाईसी पे फ्लो हो रहा है तो क्रिटिकल फ्लो हो गया, वाईसी से कम पे फ्लो हो रहा है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो गया, बस इतना काम होता है वाईसी का तो आपके पास। बाकी वाईसी का आपके पास और कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है, वाईसी का कोई रोल नहीं है। वाईसी का कितना रोल है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है या फिर सुपर क्रिटिकल है, ये चीज चेक करना काम रहेगा किसका, ये चीज चेक करना काम रहेगा किसका, क्रिटिकल डेप्थ का, और कोई काम नहीं होता क्रिटिकल डेप्थ। चलिए ठीक है ना, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन ना, सभी को चीज क्लियर है। नाउ एक बात बताओ जरा, मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे आपके पास ना, एस एफ एस सी इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी अपॉन वाई लिखा था आपने, यहाँ तक की तो सारी कहानी आपको क्लियर हो चुकी है ना। चलिए यहाँ तक की तो सारी कहानी आपको क्लियर हो रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी तरह की। नाउ एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है आपके पास। अभी आपने क्या इक्वेशन लिखी थी, आपने अभी इक्वेशन लिखी थी क्या, एस एफ अपॉन एस नोट इज इक्वल टू व्हाट, आपने क्या लिखा था, यस आपने लिखा था y नोट अपॉन y की पावर 10/3 लिखा था क्या, क्या ये लिखी थी अभी आपने इक्वेशन, एस एफ एस सी, अच्छा एस एफ एस सी वाली इक्वेशन लिखी थी आपने, चलिए ठीक है, ओके एस एफ एस सी वाली इक्वेशन लिखी थी ना, वाई सी वाई, ये इक्वेशन लिखी थी क्या, बताओ, क्या यही इक्वेशन लिखी थी अभी आपने, वाई सी अपॉन, हाँ वाई सी अपॉन वाई की पावर 10/3 ना, यही थी ना सेम, यही इक्वेशन थी, यही था ना। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है, यहां से आई थी ये चीज आपके पास में। अब एक बात बताना मुझे जरा, अगर मैं आपसे लिखना चाहूं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, वाई सी की पावर 5/3 इंटू एस सी की पावर 1/2, ठीक है, ये इक्वेशन एक हो चुकी है, इसको मैंने बता दिया था अभी ऑलरेडी, तो देख लिया था आपने, इज इक्वल टू
y की पावर 5/3 इंटू एस सी की एस नॉट की पावर, एक सेकेंड, ऐसे आएगा ना यहाँ पे अगर y लिख रहे हो तो, की पावर 1/2। यहां से आप क्या लिख सकते हो, वेरी इजी, एस एफ अपॉन एस सी, एस एफ अपॉन एस सी इज इक्वल टू व्हाट, एस एफ अपॉन एस सी इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी अपॉन y की पावर 10/3, एंड जस्ट कमेंट कर दो ये क्लियर है, बताइए। एस एफ अपॉन, अच्छा ये तो सेम ही लिखते हैं ना, आपने फिर से गलती कर दी है यहाँ पे, सी है ना यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वाई नोट एस नोट के टर्म्स में लिखो ना, एस सी तो यहाँ पे लिख दिया ना आपने, एस नोट एंड, अब ठीक है, अब चेक करिएगा, एस एफ अपॉन एस नोट इज इक्वल टू व्हाट, वाई नोट अपॉन वाई की पावर 10/3, वाई नोट अपॉन वाई की पावर 10/3, एस एफ अपॉन एस नोट इज इक्वल टू वाई नोट। बता दो ये क्लियर है क्या स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, इज दिस पॉइंट क्लियर, ये क्लियर है ना सारी की सारी कंडीशन आपको, सो जस्ट ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना आपको, अब इनका यूज करते हैं, इनका यूज करने की कोशिश करते हैं ना, जस्ट ट्राई टू यूज दिस इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को यूज करने की कोशिश करो कि भाई कैसे इनको अप्लाई करवाना है, क्यों अभी तक ये सारी की सारी कहानी हम कर रहे हैं। तो क्या इक्वेशन आई आपके पास में, एस एफ अपॉन एस नोट इज इक्वल टू व्हाट, वाई नोट अपॉन वाई की पावर कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा ना। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए जरा, टाइप्स ऑफ द स्लोप्स, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ स्लोप्स, टाइप ऑफ स्लोप्स, स्लोप, स्लोप की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ स्लोप, टाइप ऑफ स्लोप। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में क्या, टाइप ऑफ स्लोप्स। बेसिकली 5 तरह के स्लोप होते हैं आपके पास में, स्लोप पढ़ रहे हो ना कब से, स्लोप पढ़ रहे हो आप लगातार कि भाई स्लोप स्लोप स्लोप, कितने तरह के स्लोप होते हैं, 5 तरह के स्लोप रहेंगे, 5 तरह के आपके पास में स्लोप रहेंगे, और स्लोप से क्वेश्चन आएगा आपके पास में, गेट में क्वेश्चन दिखाई देगा, पूछेगा आपसे बताइए किस तरह का स्लोप है, माइल्ड स्लोप है, स्टीप स्लोप है, क्रिटिकल स्लोप है, कैसा स्लोप है, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायरेक्टली गेट में उठा के। सो टाइप ऑफ द स्लोप, 5 तरह के आपके पास में स्लोप रहेंगे, कौन कौन से स्लोप रहेंगे आपके पास, माइल्ड स्लोप होगा, माइल्ड होगा, स्टीप होगा, क्रिटिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा एंड एडवर्स होगा। कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन होती है। सो 5 तरह के स्लोप रहेंगे आपके पास, कौन कौन से स्लोप होंगे, माइल्ड होता है, माइल्ड स्लोप मतलब बहुत जेंटल स्लोप है, माइल्ड का मतलब आप समझते हो ना, बहुत लाइट होता है, लाइट, बहुत जेंटल है, बहुत लाइट है। स्टीप मतलब बहुत ही ज्यादा ढलान है, बहुत ज्यादा ढलान है, स्टीप स्लोप है। क्रिटिकल स्लोप है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो गया, एडवर्स हो गया, एडवर्स। ये 5 तरह के स्लोप रहेंगे आपके पास में, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, जिससे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, क्वेश्चन आपके पास आएंगे इस टॉपिक से, गेट में तो आएगा डेफिनेटली। सो लिखो जरा टाइप्स ऑफ स्लोप, फर्स्ट स्लोप लिखिए, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट माइल्ड स्लोप, फर्स्ट स्लोप लिखो माइल्ड स्लोप, फर्स्ट स्लोप लिखो माइल्ड स्लोप। फर्स्ट क्या है, माइल्ड स्लोप है। अगर माइल्ड है मतलब बताओ स्लोप माइल्ड है, स्लोप माइल्ड है तो मतलब क्या है, काफी कम है। अब कम है तो किससे कम है, पॉइंट ये है कि भाई कम है तो किससे कम है, स्लोप काफी माइल्ड है लेकिन माइल्ड है मतलब कम है तो किससे कम है, एससी से कम है, क्रिटिकल स्लोप से कम है। एससी का मतलब बताया था आपको, सी अगर लगाए मतलब क्रिटिकल है, क्रिटिकल स्लोप से कम है। सो एस नोट लेस देन एस सी, एस नोट का मतलब भी आपको पता है, यूनिफॉर्म फ्लो के टाइम पे जो आपके पास स्लोप था, यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन के टाइम पर जो आपके पास स्लोप था, उसको आपने क्या बोला था, एस नोट बोला था ना, एस नोट बोला था आपने उसको, एस नोट लेस देन एस सी, एस नोट लेस देन व्हाट, एस सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा आपके पास में स्टीप की, स्टीप में क्या हो गया, ज्यादा हो गया स्लोप, स्टीप में स्लोप कैसा हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, और ज्यादा तो किससे ज्यादा हो चुका है, ज्यादा होने का मतलब क्या है, एस सी से ज्यादा है, एस सी से ज्यादा है, एससी से ज्यादा है, और कम होने का मतलब एससी से कम है। सो एस नोट लेस देन एससी, एस नोट मोर देन एससी, दीज आर द टू कंडीशंस। पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, माइल्ड स्लोप, माइल्ड स्लोप में लिखो एस नोट लेस देन एससी, एस नोट लेस देन एससी, एस नोट लेस देन एससी, एस नोट लेस देन एससी। पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, एस नोट लेस देन एससी। स्टीप में लिखो, स्टीप में लिखो एस नोट मोर देन एससी, स्टीप में लिखेंगे एस नोट मोर देन एससी।
एस नॉट मोर देन एस सी, एस नॉट मोर देन एस सी। तो स्टीप में क्या लिखा, एस नॉट मोर देन एस सी, माइल्ड में क्या हुआ, एस नॉट लेस देन एस सी। अब क्रिटिकल में लिखिए, क्रिटिकल में लिखिए, क्रिटिकल थर्ड स्लोप क्या है आपके पास में, थर्ड स्लोप है आपके पास में क्रिटिकल, क्रिटिकल में क्या लिखोगे, एस नोट इज इक्वल टू एस सी, एस नोट इज इक्वल टू एस सी, एस नोट इज इक्वल टू एस सी। सो माइल्ड स्लोप के लिए क्या कंडीशन आई, माइल्ड, स्टीप के लिए कंडीशन आ गई, क्रिटिकल के लिए कंडीशन आ गई है, क्रिटिकल के लिए कंडीशन आ गई है। जस्ट एक बार कमेंट करो माइल्ड के लिए क्या कंडीशन है, माइल्ड की कंडीशन बताओ, माइल्ड की कंडीशन, माइल्ड की कंडीशन बताओ, माइल्ड की कंडीशन, यस एस नॉट लेस देन एस सी, एस नॉट लेस देन एस सी। स्टीप की कंडीशन, स्टीप की कंडीशन कितनी है, एस नॉट मोर देन एस सी, और इसकी कंडीशन क्या है, एस नॉट इज इक्वल टू एस सी, एस नॉट इज इक्वल टू एस सी, एस नॉट इज इक्वल टू एस सी। नाउ फोर्थ विल बी व्हाट, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्लोप, एंड एक आता है फिफ्थ विल बी व्हाट, एडवर्स स्लोप। पांचवा रहेगा आपके पास में क्या, एडवर्स स्लोप रहेगा। सो फोर्थ में लिखो जरा कंडीशन हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में लिखिए एस नॉट इज इक्वल टू जीरो, एस नॉट इज इक्वल टू जीरो, एस नॉट इज इक्वल टू जीरो, एस नॉट इज इक्वल टू जीरो। एंड लास्ट में क्या लिखोगे, एस नॉट लेस देन जीरो। नेगेटिव हो गया यहाँ पे, उल्टा कर दिया है आपने, ऐसे था ना, इसको ऐसे करवा दिया, ऐसे राइज करवा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, बस ये चीज हुआ। ठीक है, दीज आर द कंडीशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लोप्स हैं आपके पास में, अब इनके बारे में देखने की कोशिश करते हैं ना क्या क्या कंडीशन है। नाउ द पॉइंट देखिए नेक्स्ट। तो ये तो कंडीशन आ गए आपके पास में। अब नेक्स्ट लिखिए जरा, देखो इन स्लोप्स के बेसिस पे ना पानी की डेप्थ कैसी रहेगी, क्या रहेगा, अलग अलग कंडीशन है। बेसिकली 5 तरह की प्रोफाइल रहेगी आपके पास में, यू विल हैव 5 टाइप्स ऑफ द प्रोफाइल्स, 5 तरह की आपके पास प्रोफाइल्स रहेंगी। प्रोफाइल्स को मैं न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से आपसे पूरा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकली हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको सारी बताऊंगा। प्रोफाइल को बना के नहीं देखेंगे इस समय करंटली, वो बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा। हमारे पास शायद ये क्लास है एंड इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास और होगी ओसीएफ के लिए, ओसीएफ के लिए। सो आपका बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्लास आपका सब्जेक्ट जो है खत्म होता दिखाई देगा। तो थोड़ा सा मेन मेन चीजें कर रहे हैं, सम रेस्ट्रिक्ट्स है, कुछ कंडीशंस है, इस समय टाइम की लिमिटेशंस है, जिस वजह से थोड़ा सा चीजों को जल्दी बताया जा रहा है। बाकी एक चीज हो रहा है इसमें कि इतना कम डेप्थ नहीं है सब्जेक्ट की, इतनी कम डेप्थ नहीं है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की डेप्थ काफी ज्यादा है, बहुत डेप्थ है सब्जेक्ट की, बट थोड़ा सा एक लिमिटेशन रही है कुछ टाइम की, इस वजह से हमने इसको जल्दी जल्दी करके अपना जो आपका मेन रिक्वायरमेंट है उसको अभी पूरा करने की कोशिश करी है, बस एग्जाम पर्पस के हिसाब से, गेट के हिसाब से। कभी अगर इसको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ने पे आते ना, अच्छे से पढ़ते, तो बहुत बहुत कुछ इसमें सीख सकते थे। आपने अदर सब्जेक्ट्स भी देखे, लाइक हाइड्रोलॉजी देखा आपने, सॉइल देखा, हाईवे देखा, उनमें आपको रियलाइज हुआ होगा कि किस डेप्थ में सब्जेक्ट में लेके जाते हैं, किस डेप्थ में हम सब्जेक्ट में लेके जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा करंटली क्योंकि टाइम आपके पास के इतना नहीं है, एंड टाइम होता है दैट इज एक्चुअली फॉर द रिवीजन पर्पस, वो रिवीजन पर्पस के लिए होता है, ठीक है, रिवीजन के लिए होता है। तो प्रॉपर्ली रिवाइज करो चीजों को, तो इसीलिए मैं जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको सारी बताऊंगा इस समय पे। बाकी थोड़ा सा बना के जो टाइम टेकिंग चीजें होंगी या जो नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में आपसे, वो नहीं चीजें हम टाइम उनमें लगाएंगे ज्यादा, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटेशन है इस वजह से, अदरवाइज डेप्थ बहुत है सब्जेक्ट में, डेप्थ काफी है। आई एम नॉट सेइंग डेप्थ नहीं है, कभी आराम से पढ़ते इसको, टाइम होता तो बहुत डिटेल में जाके इसको डिस्कस करते अंदर तक सारी की सारी चीजें। चलिए, दिस इज द पॉइंट। नाउ इन स्लोप्स के बेसिस पे बेसिकली 5 तरह की प्रोफाइल रहेंगी आपके पास। प्रोफाइल से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे रहती है। लिखो जरा फर्स्ट, फर्स्ट लिखिए आप जरा ना, फर्स्ट लिखो फॉर माइल्ड स्लोप, फॉर माइल्ड स्लोप, फर्स्ट लिखो फॉर माइल्ड स्लोप, लिखो फॉर माइल्ड स्लोप, लिखो फॉर माइल्ड स्लोप, माइल्ड स्लोप। पहले हेडिंग डालिए, किस क्या हेडिंग डालेंगे, फॉर माइल्ड स्लोप। राइट डाउन द हेडिंग माइल्ड स्लोप, माइल्ड स्लोप हेडिंग डालो ना। अच्छा, माइल्ड अगर स्लोप है तो माइल्ड स्लोप को आप रिप्रेजेंट करो एम से,
माइल्ड स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द माइल्ड स्लोप बाय एम। एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको, माइल्ड स्लोप को। एंड माइल्ड स्लोप के लिए क्या हो रही है कंडीशन, एस नोट लेस देन एस सी। ये चीज अभी देखिए आपने, माइल्ड स्लोप के लिए क्या कंडीशन है, फॉर द कंडीशन फॉर द माइल्ड स्लोप इज व्हाट, एस नोट लेस देन एस सी। नाउ अगर एस नोट एस सी से कम है, अगर एस नोट एस सी से कम है, ये कंडीशन अभी आपने देखी माइल्ड स्लोप के केस में ऐसा होता है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये तो आपने बात की स्लोप के टर्म्स पे। अब कमेंट करते हैं, अगर स्लोप है माइल्ड यानी कि एस नोट किससे कम है, एस सी से कम है, तो पानी की डेप्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, पानी की डेप्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको तो आप बहुत आराम से रियलाइज कर सकते हो। देखो अभी आपने इक्वेशन ड्राइव करी थी, उन इक्वेशन का सिग्निफिकेंस तो समझो। आपने लिखा था अभी कि भाई एस नोट की पावर 1/2, वाई नोट की पावर कितना लिखा था आपने, 5/3 लिखा था, एस सी की पावर 1/2, वाई सी की पावर कितना लिखा था आपने, 5/3 लिखा था। ये कंडीशन आई थी आपके पास। नाउ अगर ये कंडीशन है तो जस्ट जस्ट लुक एट दिस कंडीशन की एस नोट क्या है, कम है। एस नोट क्या है, कम है किससे, एस सी से, यानी कि एस सी बड़ा है, एस सी बड़ा है, एस नोट छोटा है, एस नोट छोटा है। अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करवाना है, अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करवाना है, एस नोट छोटा है एस सी बड़ा है, सो वाई नोट को वाई सी से बड़ा होना पड़ेगा। वाई नोट को क्या होना पड़ेगा, वाई सी से बड़ा होना पड़ेगा ना। बताओ आया नहीं आया चीज समझ में, ये जो बताया मैंने अभी, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, ये क्लियर है चीज, ये चीज आई समझ में, बताओ आया समझ में चीज, क्या मतलब बताया यहाँ पे अभी। तो वाई नोट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा आपका किससे, वाई सी से, वाई नोट विल बी मोर एज कंपेयर टू वाई सी। चलिए ना लिखो जरा पॉइंट इसमें। तो पहला पॉइंट आपने लिखा क्या, एस नोट लेस देन एस सी, एस नोट लेस देन एस सी लिखा ना, उसके बाद में आप क्या लिखो, ये लिखो पॉइंट, ये नोट कर लो, और इसके बाद लिखिएगा, ये नोट कर लीजिए पहले ना, लिख लिया, और इसके बाद लिखो जरा ना, इसके बाद लिखो वाई नोट मोर देन वाई सी, वाई नोट मोर देन वाई सी, राइट डाउन द पॉइंट, वाई नोट मोर देन वाई सी, 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 ठीक है। अच्छा ये बताओ अब जरा जस्ट मुझे, अब मैंने आपसे ये कहा वाई नॉट मोर देन वाई सी, तो मुझे ये बताओ जो नॉर्मल डेप्थ है क्या वो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा आ रही है निकल के ना, यस नॉर्मल डेप्थ इज व्हाट, मोर देन द क्रिटिकल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ इज मोर देन द क्रिटिकल डेप्थ, सो द नॉर्मल डेप्थ विल बी व्हाट, मोर देन द क्रिटिकल डेप्थ। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, बेसिकली नॉर्मल डेप्थ अबव द क्रिटिकल डेप्थ आ गया ना आपके पास में, तो अगर बेसिकली हम नॉर्मल डेप्थ को ज्वाइन करते हुए, नॉर्मल डेप्थ से पास करते हुए, नॉर्मल डेप्थ से पास करते हुए एक लाइन बना रहा हूं मैं जस्ट ना, मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल डेप्थ से पास करते हो, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पर ही पानी कैसे फ्लो करेगा, यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा, जिस डेप्थ पे यूनिफॉर्मली फ्लो करता है उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल डेप्थ बोलते हो, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो नॉर्मल डेप्थ बोलते हो। तो मैंने नॉर्मल डेप्थ से पास करते हुए ना एक लाइन बना दी, एंड डेप्थ विल, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एन डी एल, इसको हम बोलेंगे क्या, नॉर्मल डेप्थ लाइन बोल देंगे इसको हम। नॉर्मल डेप्थ लाइन नाम में पढ़ के समझ आ रहा होगा, नॉर्मल डेप्थ लाइन यानी कि इस लाइन पे अगर वो फ्लो कर रहा है, बेसिकली वो नॉर्मल नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो कर रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, क्लियर है चीज। नाउ इसी तरह से मैं क्रिटिकल डेप्थ को ज्वाइन करते हुए भी, क्रिटिकल डेप्थ से पास करते हुए भी एक लाइन बना रहा हूँ, क्रिटिकल डेप्थ से भी पास करते हुए मैं क्या बना रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, क्रिटिकल डेप्थ से पास करते हुए भी मैं एक लाइन बना रहा हूँ, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रिटिकल डेप्थ लाइन। उसका क्या बोलोगे, क्रिटिकल डेप्थ लाइन बोल दो, सीडीएल बोल दो उसका, सी डी एल बोल दो ना, उसका क्या बोल दो, सीडीएल बोल दो। तो मुझे ये बताओ जस्ट आप यहाँ पे कि इस केस में नॉर्मल डेप्थ लाइन सीडीएल, एनडीएल सीडीएल से ऊपर होगा या नीचे होगा, एनडीएल सीडीएल से ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, बताओ। एनडीएल सीडीएल से ऊपर है नीचे है, ऊपर है ना, यस ऊपर है, तो लिखो पॉइंट ये, नॉर्मल डेप्थ लाइन लिखो, नॉर्मल डेप्थ लाइन लिखो, नॉर्मल डेप्थ लाइन अबव, नॉर्मल डेप्थ लाइन
सो क्या लिखा, नॉर्मल डेप्थ लाइन अबव क्रिटिकल डेप्थ लाइन, नॉर्मल डेप्थ लाइन अबव क्रिटिकल डेप्थ लाइन। सो क्या पॉइंट आया आपके पास में, नॉर्मल डेप्थ लाइन अबव क्रिटिकल डेप्थ लाइन, अबव क्रिटिकल डेप्थ लाइन। सो नॉर्मल डेप्थ लाइन अबव क्रिटिकल डेप्थ लाइन यानी कि एनडीएल अबव सीडीएल, ऐसे भी लिख लेना, एनडीएल अबव सीडीएल, एनडीएल अबव सीडीएल, एनडीएल अबव सीडीएल, एनडीएल अबव सीडीएल। एनडीएल किससे ऊपर आ गया, सीडीएल से ऊपर आ गया ना। आई थिंक दिस इज क्लियर ना। अब एक बात बताओ जरा, अगर फ्लो आपका बेसिकली एनडीएल पे हो रहा है, यानी कि नॉर्मल डेप्थ पर पानी फ्लो कर रहा है, जस्ट बताओ, अगर पानी नॉर्मल डेप्थ में फ्लो कर रहा है, तो अगर पानी नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो कर रहा है तो मुझे ये बताओ वो सब क्रिटिकल रीजन में फ्लो कर रहा होगा, सुपर क्रिटिकल रीजन में फ्लो कर रहा होगा, जस्ट आंसर दिस। तो वो सब क्रिटिकल रीजन में फ्लो करेगा, सुपर क्रिटिकल में, खुद से बताओ ना आंसर इसका। सो वो सब क्रिटिकल, यस वेरी गुड, सब क्रिटिकल में फ्लो करेगा ना। सो यही तो पॉइंट लिखना था आपको, लिखो जरा पॉइंट। सो क्या पॉइंट लिखा, नॉर्मल डेप्थ लाइन अबव क्रिटिकल डेप्थ लाइन यानी कि एनडीएल अबव सीडीएल, आगे लिखो सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सब क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ। ठीक है, सब क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सो एनडीएल लाइज अबव सीडीएल एंड सब क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, एट नॉर्मल डेप्थ। दिस इज क्लियर ना। एक बार बता दीजिए ये चीज क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आते हैं यहां से। सब क्रिटिकल फ्लो होगा ना नॉर्मल डेप्थ पे, सब क्रिटिकल फ्लो होगा किस पे, नॉर्मल डेप्थ पे ना। चलो नेक्स्ट लिखो जरा, सेकंड स्टीप स्लोप लिखो, स्टीप स्लोप। सेकंड क्या लिखेंगे, स्टीप स्लोप। सेकंड पॉइंट लिखिए स्टीप स्लोप, राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, दैट इज स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप लिखो, स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कैसे, एस, एस से रिप्रेजेंट करो ना स्टीप स्लोप को, स्टीप को रिप्रेजेंट करो एस से, एस से रिप्रेजेंट करो। तो स्टीप स्लोप में हमने अब एक पॉइंट लिखा तो था, स्टीप स्लोप पे आपने क्या लिखा था, क्या ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, इधर एस सी आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एस नोट हो जाएगा ना, एस नोट मोर देन एस सी, ये क्लियर है ना, एस नोट मोर देन एस सी, आया समझ में चीज ये, एस नोट मोर देन एस सी। अगर एस नोट एस सी से ज्यादा हो गया, यानी कि ये ज्यादा हो चुका, ये कम है, तो मुझे ये बताओ क्या वाई सी वाई नोट से ज्यादा होगा क्या यहाँ पे, क्या वाई सी वाई नोट से ज्यादा होगा, वाई सी वाई नोट से ज्यादा होगा क्या, वाई सी वाई नोट से ज्यादा ना, यस यही तो पॉइंट था, बस यही पॉइंट था, सिंपल। आपके पास लिखो जरा, सो एस नोट मोर देन एस सी, पहला लिखो एस नोट मोर देन एस सी, एस नोट मोर देन एस सी, एस नोट किससे ज्यादा हो गया, एस सी से ज्यादा हो गया। अगर एस नोट एस सी से ज्यादा है, सो वाई सी मोर देन वाई नोट, वाई सी मोर देन वाई नोट, वाई सी मोर देन वाई, क्लियर है, यस दिस इज द पॉइंट ना। सो क्या पॉइंट आ गया, वाई सी मोर देन वाई नोट ना, वाई सी मोर देन वाई नोट। तो यहाँ पर ये बताइए एनडीएल सीडीएल से ऊपर नीचे, एनडीएल सीडीएल से ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, एनडीएल सीडीएल से ऊपर होगी नीचे होगी, नीचे, यस लिखो जरा, एनडीएल बिलो सीडीएल लिखो, एनडीएल बिलो सीडीएल, एनडीएल बिलो सीडीएल, यस लिखिए, एनडीएल बिलो सीडीएल, एनडीएल होगा बिलो सीडीएल, ठीक है, एनडीएल बिलो सीडीएल। चलिए नेक्स्ट, एंड ये बताइए नेक्स्ट, अगर नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है, अगर नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है तो फ्लो सब क्रिटिकल होगा सुपर क्रिटिकल होगा, अगर नॉर्मल डेप्थ पे फ्लो हो रहा है तो सब क्रिटिकल होगा फिर सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल ना, किस आगे लिखो, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, यस लिखो, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ। तो ये पॉइंट आ गया ना, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, दिस इज द पॉइंट ना। ओके, कोई दिक्कत है, तीनों हो गए ना क्लियर ये, चलिए बहुत सही, तो तीनों चीजें क्लियर हैं। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप जरा, फॉर क्रिटिकल स्लोप, थर्ड स्लोप आया आपके पास में कौन सा, क्रिटिकल ना, थर्ड स्लोप लिखो फॉर क्रिटिकल स्लोप,
थर्ड लिखो फॉर क्रिटिकल स्लोप, फॉर क्रिटिकल स्लोप, क्रिटिकल स्लोप, क्रिटिकल स्लोप को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सी से। क्रिटिकल स्लोप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, सी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग क्रिटिकल स्लोप बाय सी। अगर मैंने क्रिटिकल स्लोप को सी से रिप्रेजेंट करा तो क्रिटिकल स्लोप के लिए क्या कंडीशन होती थी, एस नोट इज इक्वल टू एस सी, तो यहां से वाई नोट कितना हो जाएगा, वाई सी ही तो बन जाएगा। लिखो एस नोट इज इक्वल टू एस सी, सो वाई नोट इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब ये बताओ जरा, यहाँ पे ये बताइए, अगर बेसिकली एनडीएल क्या कर रही है, ऊपर नीचे, एनडीएल ऊपर है या नीचे है, एनडीएल ऊपर या फिर नीचे, कौन साइड कर रही है, यस करेक्ट है, लिखो जरा, एनडीएल कौन साइड विद सीडीएल, एनडीएल कौन साइड विद सीडीएल, एनडीएल कौन साइड कर रही है किसके साथ में, सीडीएल के साथ में। एनडीएल क्या कर रही है, कौन साइड कर रही है, सीडीएल के साथ। एंड लिखो जरा, आगे लिखो, क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ। चलिए ठीक है, दिस इज द पॉइंट ना, क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ। सो ये सारी कंडीशन आ गई है आपके पास में, these points are clear to everyone, these points are clear to yes everyone। चलो ये दोनों सारे तीनों क्लियर हो गए ना, no, बहुत सही है। अब आगे देखेंगे ना इसमें जरा, अब देखो जरा, मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया कि बेसिकली किस किस तरह के स्लोप होते हैं, क्या क्या कंडीशन है आपके पास ना, तीनों आपने देख लिया कि किस पे क्या कंडीशन हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अभी तक आपने क्लासिफिकेशन किया था किस बेस पे, वाई नोट एंड वाई सी के बेस पे ना, यू हैव क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वाई नोट एंड द वाई सी, वाई नोट एंड द वाई, इस बेस पे आपने क्लासिफाई किया था किसमें क्या कंडीशन हो रही है, वो चीज आपने देखी। नेक्स्ट क्या होता है, इनके बेस पे बेसिकली, अब देखो ये दोनों तो फिक्स थी, आपने पहले ही पॉइंट लिखा था, ये दोनों क्या होते हैं, ये तो फिक्स होते हैं, ये तो होते हैं फिक्स, बट वाई भी तो होता है एक, वाई भी तो था, वाई तो याद होगा आपको ना, एक्चुअल डेप्थ जो फ्लो का था, एक्चुअल डेप्थ तो फ्लो भी था ना आपके पास एक, एक्चुअल डेप्थ तो फ्लो भी था, और ये तो वेरी करता रहेगा, ये कभी वाई नोट से ऊपर पहुंचेगा, कभी वाई सी से नीचे आएगा, कभी इनके बीच में जाएगा, ऐसे वेरी करती रहेगी वाई की वैल्यू। तो ये तो फिक्स हो गई, ये क्या करेगा, ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, वाई वाई क्या करेगा, वेरी करेगा। नाउ वाई की वैल्यू के बेस पे, वाई कहाँ है, कितनी डेप्थ पर पानी फ्लो कर रहा है, भाई ये तो फिक्स है दोनों, वाई वाई कितना है, डेप्थ कितनी है फ्लो की, पानी किस डेप्थ पे फ्लो कर रहा है, इस बेस पे आपने कुछ, आपके पास होती है कुछ फ्लो प्रोफाइल्स, कुछ फ्लो प्रोफाइल्स होती है। बेसिकली माइल्ड स्लोप को भी आपने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्टीप स्लोप को भी डिवाइड कर दिया आपने कैटेगरीज में, और यहां से क्वेश्चन बनता है गेट में, पूछेगा आपसे, बताओ कौन सी प्रोफाइल बनेगी, कौन सी प्रोफाइल बनेगी, कौन सा रहेगा आपके पास। आपको कंपैरिजन करके देखना है डेप्थ का, यू नीड टू कंपेयर द डेप्थ, डेप्थ आपको कंपेयर करके देखनी पड़ेगी। तो ये दोनों तो क्या है, फिक्स है, वाई क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा, वाई क्या करता रहेगा आपके पास, वेरी करता रहेगा, वाई विल बी वेरिंग, वाई विल बी वेरिंग, वाई करता रहेगा वेरी। वाई कहाँ है, इस बेस पे तीन प्रोफाइल आ गई माइल्ड में, माइल्ड था ना, माइल्ड एम, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ, डेप्थ के बेस पे, वाई के बेस पे, सिर्फ किसके बेस पे, वाई के बेस पे, कि भाई वाई कहाँ है। पहली बात तो अगर मैं माइल्ड की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये बताओ, माइल्ड में तो हमेशा क्या होता है, वाई नोट मोर देन वाई सी ही होता है ना, है ना, इसमें वाई नोट हमेशा वाई सी से ज्यादा ही तो होगा ना। तो पहला केस, वाई मोर देन वाई नोट मोर देन वाई सी, दिस इज द कंडीशन।
ये आ गया ना पॉइंट, बताओ। तो डेप्थ क्या है फ्लो की, भाई ये तो हमेशा रहेगा ही, ये तो इसमें हमेशा रहेगा। माइल्ड स्लोप है तो ये कंडीशन तो इसमें हमेशा रहेगी। तो पहले कंडीशन में क्या हो गया, वाई किससे ज्यादा है, वाई नोट से ज्यादा है, वाई नोट किससे ज्यादा है, वाई सी से ज्यादा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, वाई नोट और इनके बीच में आ रहा है वो, वाई नोट वाई सी से ज्यादा है ना, लेकिन इनके बीच में कौन है, डेप्थ ऑफ फ्लो है। एंड थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, वाई नोट वाई सी एंड वाई, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ये पॉइंट है आपके पास में, दिस इज द कंडीशन। तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ कि पानी किस डेप्थ पे फ्लो कर रहा है, भाई वाई नोट तो वाई सी से हमेशा ज्यादा रहेगा ही अगर स्लोप कैसा है, माइल्ड है तो। लेकिन अगर वाई इन दोनों से ऊपर है तो, दूसरे केस में वाई इनके बीच में आ गया, तीसरे में वाई इनसे भी दोनों से कम हो गया, इन दोनों से कम हो गया, दोनों से कम हो चुका है, दैट विल बी व्हाट, M1 कहते हैं इसको, इसको कहेंगे M2, इसको कहेंगे M3, M3 कहेंगे इसको। फील्ड में जाके डायरेक्टली आपका वर्ड यूज करा जाता है M2 प्रोफाइल है, आपको मतलब खुद से समझ लेना है M2 प्रोफाइल है मतलब डेप्थ क्या है पानी की, पानी की डेप्थ नॉर्मल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ के बीच में चल रही है, इनके बीच में चल रही है डेप्थ आपके पास, राइट डाउन दिस पॉइंट, इसको नोट करो। हो गया पॉइंट ना, y मोर देन y नोट y सी, y मोर देन y नोट y सी, y नोट मोर देन व्हाट, y y सी, एंड y नोट मोर देन y सी मोर देन y। जस्ट अब बताओ इसमें, मुझे बताओ, अगर बेसिकली M1 है, अगर M1 है तो जस्ट ये बताइए, ये क्या सब क्रिटिकल है सुपर क्रिटिकल है, M1 सब क्रिटिकल है सुपर क्रिटिकल है, बताओ क्या ये सब क्रिटिकल है सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, सिंपल देखो तो, भाई डेप्थ क्या है फ्लो की, y मोर देन y सी है, y मोर देन y सी है तो मतलब क्या है, सब क्रिटिकल है, इट इज सब क्रिटिकल एक्चुअली, सब क्रिटिकल हो गया ना, यस। इसके बारे में बताओ, ये कैसा है, ये कैसा है, बताओ, ये भी तो सब क्रिटिकल ही है, इट इज ऑल्सो व्हाट, सब क्रिटिकल। एंड इसके बारे में बता दो एक बार, इसके बारे में बताओ, सब क्रिटिकल एंड इसके बारे में भी तो बताओ, सुपर क्रिटिकल। देखो कितना इजीली बता पा रहे हो ना, यही पॉइंट तो समझाना था जस्ट। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनेगा इनका नेचर पूछेगा आपसे, बताइए M1 प्रोफाइल कौन से नेचर की रहेगी, सब क्रिटिकल होगी सुपर क्रिटिकल होगी, कैसा नेचर रहेगा, आपको मतलब पता होना चाहिए उसका क्या मतलब है। पूछेगा आपसे बताओ M3 प्रोफाइल प्रोफाइल कैसी होगी, ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट अगर बेसिक्स हमने सही से समझे हुए हैं तो इसीलिए वो शुरू में आज आपको वो पूरा डेरिवेशन टाइप सा करवाया है, उसके बेस पे आप इनका आइडिया लगा पाओगे, अदरवाइज आइडिया नहीं लगा पाओगे इनके बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये चीज हेल्प करेगी आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से। सो ये आगे आपके पास में किसकी कहानी आ गई है, माइल्ड की कहानी आ गई ना। सो क्या हो गया, सब क्रिटिकल हो गया आपके पास, सुपर क्रिटिकल हो गया, वाई मोर देन M1 में वाई नोट वाई सी, दूसरे में क्या वाई नोट मोर देन वाई वाई सी, तीसरे में क्या हो गया वाई नोट वाई सी एंड वाई हो जाएगा आपके पास में। चलिए दिस इज द पॉइंट ना। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, अब बी पे, बी पे चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप लिखो ना, स्टीप लिखो, स्टीप लिखो, स्टीप लिखो, स्टीप, स्टीप मतलब व्हाट, एस, स्टीप स्लोप था ना, स्टीप स्लोप का मतलब कितना था आपके पास में एस, और एस में भी तीन आ गए, एस में भी कितने आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे, एस में भी तीन आ जाएंगे, कौन कौन, S1 S2 एंड S3, S1 S2 एंड S3,
S1 S2 एंड पहली बात तो स्कीप का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि भाई S नॉट मोर देन SC, सो यहां से क्या बनेगा YC मोर देन Y नॉट। ये पॉइंट हमेशा रहेगा यहाँ पे, ये पॉइंट हमेशा रहेगा ना स्टीप के केस में, ये पॉइंट हमेशा वैलिड रहेगा इन द केस ऑफ द स्टीप। अगर ये पॉइंट हमेशा रहेगा तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है YC मोर देन Y नॉट हमेशा रहना है, YC मोर देन Y नॉट हमेशा रहेगा। पहला केस क्या, Y दोनों से ज्यादा है, Y दोनों से ज्यादा है। दूसरे केस में YC Y नॉट इनके बीच में आ गया। तीसरे केस में YC Y नॉट एंड Y इनसे नीचे पहुंच गया, दोनों से नीचे पहुंच गया। S1 S2 S3 नोट करो। S1 में कितना हो रहा है, Y मोर देन YC मोर देन Y नोट, Y मोर देन YC मोर देन Y नोट। दूसरे में कितना हुआ, YC मोर देन YC Y नोट। तीसरे में कितना हो गया, YC मोर देन Y नोट एंड मोर देन व्हाट Y। हो गया, चलिए नेक्स्ट। अब ये बताओ जरा, ये कौन सा है, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल, ये चीज बताओ कौन सी है, सब क्रिटिकल। चलो इसके बारे में बताओ, ये कौन सा केस है, सुपर क्रिटिकल। और ये कौन सा केस है, सुपर। ये इट इज ऑल्सो सुपर ना। चलो ठीक है, लिखो। हो गया ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड के बारे में लिखो, क्रिटिकल स्लोप। थर्ड पॉइंट लिखो, क्रिटिकल स्लोप, क्रिटिकल स्लोप। सो द थर्ड पॉइंट विल बी व्हाट, क्रिटिकल स्लोप है, क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप मतलब सी, आपको इतना तो पता है यहाँ पे क्रिटिकल के लिए ना, एस नोट इज इक्वल टू एस सी रहता है, एस नोट एस सी रहता है, वाई नोट रहेगा कितना, वाई सी के बराबर हमेशा, ये पॉइंट रहेगा ना। तो पहला केस तो बनेगा आपके पास में C1। अब देखना जरा C1 में द कंडीशन विल बी व्हाट, वाई नोट तो हमेशा वाई सी के बराबर ही रहेगा, वाई नोट इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी। तो पहला तो केस हो गया इनसे ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट लुक एट दिस। और दूसरे केस में आपको पता है वाई नोट हमेशा वाई सी के बराबर ही रहेगा, इनसे नीचे पहुंच जाए, इनसे नीचे पहुंच जाए, या तो इनसे ऊपर रहेगा दोनों से, या फिर इनसे, ये क्या है आपके पास में, वाई नोट वाई सी है ना, यस। और ये वाई नोट वाई सी, यस, वाई नोट वाई सी से ज्यादा हो गया, वाई नोट वाई सी ज्यादा है किससे, वाई से। मुझे ये बताओ क्या इसमें C2 प्रोफाइल तो बीच वाली प्रोफाइल होती थी ना, जब वाई नोट वाई सी के बीच में होता था, क्या ये केस पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है यहाँ पे बीच में आने वाला, क्या ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है ना, यस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल ना, ये C2 वाला नॉट पॉसिबल, क्योंकि बीच में भाई 2 वाला कौन सा था, बीच वाला केस था ना, C2 वाला केस कौन सा था, जब बीच में आती थी, लेकिन बीच वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल है आपके पास, दोनों कैसे हैं, इक्वल है, इसलिए दैट केस विल नॉट बी पॉसिबल, दैट विल नॉट बी पॉसिबल।
So y more than y naught yc and c2 not possible. यस एग्जैक्टली बिल्कुल। पहला केस कौन सा है? सब क्रिटिकल है, बहुत सही। दिस इज व्हाट सब क्रिटिकल एंड दैट विल बी व्हाट। तो आपको मतलब समझ में आने चाहिए इनके, ये पूछेंगे आपसे ऑब्जेक्टिव में उठा के। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यही तो है सब। सो पहला क्या बन गया आपका? सब क्रिटिकल बन गया C1, C3 क्या बन गया आपके पास? सुपर क्रिटिकल बन गया। और आगे वाला केस क्या है आपके पास? पॉसिबल ही नहीं है। C2 नॉट पॉसिबल, C2 इज व्हाट नॉट पॉसिबल। सो C3। चलिए नेक्स्ट लिखो जरा, फोर्थ के बारे में लिखते हैं ना। अब फोर्थ के बारे में लिखते हैं, अब फोर्थ के बारे में लिखते हैं। फोर्थ के बारे में बात करते हैं। नोट कर लिया सारा? ये कर लिया ना सारा? फोर्थ लिखिए, हॉरिजॉन्टल स्लोप। फॉर हॉरिजॉन्टल स्लोप देखो, हॉरिजॉन्टल स्लोप नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट? हॉरिजॉन्टल स्लोप। फोर्थ है आपके पास में हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल स्लोप के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि एस नॉट कितना रहेगा? 0। एस नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। नाउ अगर एस नॉट 0 है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एस नॉट 1/2 वाई नॉट की पावर 5/3 ये कंडीशन होती है ना, इज इक्वल टू एस सी। यस, एस सी की पावर 1/2 एंड वाई सी की पावर 5/3। ये पॉइंट आ गया। एस नोट कितना है? 0 है। एस नोट है 0। अगर एस नोट 0 है, जस्ट आंसर करो वाई नोट कितना निकल कर आएगा? इनफाइनाइट क्या? क्या ये इनफाइनाइट हो जाएगा? बताओ। इनफाइनाइट हो रहा है ना? इनफाइनाइट हो रहा है, इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब है नॉर्मल डेप्थ अटेन ही नहीं कर पाएगा। नॉर्मल डेप्थ पे मतलब इनफाइनाइट वैल्यू जा रही है नॉर्मल डेप्थ। इसका क्या मतलब है? ये नॉर्मल डेप्थ को अचीव ही नहीं कर पाएगा अपनी, कभी भी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कभी नॉर्मल डेप्थ को अचीव नहीं कर पाएगा, इनफाइनाइट डेप्थ कैसे अचीव कर सकता है कोई? एंड जस्ट एक और पॉइंट इसमें ये बताइए आप, बेसिकली ये मतलब आ रहा है समझ में? आप ये खुद से बताओ, क्या इनफाइनाइट डेप्थ अचीव कर पाना है पॉसिबल कभी? कि इनफाइनाइट डेप्थ, बताओ क्या मतलब इनफाइनाइट डेप्थ पे फ्लो करने का? क्या कभी सस्टेन कर पाएगा नॉर्मल डेप्थ को? अटेन कर पाना मतलब सस्टेन कर पाना, नॉट पॉसिबल ना। ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, नॉट पॉसिबल टू सस्टेन द नॉर्मल डेप्थ, नॉट पॉसिबल टू सस्टेन द नॉर्मल डेप्थ। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके केस में ये बताओ जरा, अगर मैं प्रोफाइल की बात करूंगा तो प्रोफाइल कौन कौन सी थी आपके पास में भाई? एच के लिए भी 3 प्रोफाइल बनेगी ना, H1 बनेगा, H2 बनेगा, H3 बनेगा। क्या इसमें ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है क्या कि y नोट से ज्यादा हो जाए एंड yc से ज्यादा रहे? मतलब ये बताओ, जस्ट आंसर करो कि कभी y y नोट से ज्यादा जा सकता है क्या? कभी y नोट से ज्यादा हो जाएगा क्या पॉसिबल? कि नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा हो गई, डेप्थ ऑफ फ्लो, फ्लो की डेप्थ नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा हो गई, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा ना। इनफाइनाइट डेप्थ का क्या मतलब है? इनफाइनाइट से ज्यादा कैसे हो सकती है वैल्यू डेप्थ? नहीं पॉसिबल है ना। सो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा केस आपके पास में। इसमें भी प्रोफाइल बनाएंगे आपके पास ना। अभी तो पहली बात तो ये चीज आपको समझ में आई ना, इसका मतलब आपको समझ में आया। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? प्रोफाइल्स के बारे में। तो एक तो ये बताया आपको कि सस्टेन नहीं कर पाएगा अपनी नॉर्मल डेप्थ को। सस्टेन नहीं कर पाना मतलब उसको अचीव नहीं कर पाएगा एक तरह से। इनफाइनाइट डेप्थ पे कैसे फ्लो करेगा?
तो ये वाला जो केस है y मोर देन y नॉट का केस, ये इसमें पॉसिबल नहीं है, ये इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली प्रोफाइल्स देखनी है, कौन कौन सी प्रोफाइल्स बनेगी आपके पास में यहाँ पे। जस्ट आंसर लिखो जरा इसमें पॉइंट, पहले तो ये नोट कर लो ना, ये नोट कर लो, इसमें ये चीज नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट करो, नोट करो। लिख लिया, लिखो इसमें जरा पॉइंट करके, लिखो पॉइंट करके लिखो। फॉर एस नोट इज इक्वल टू 0, फॉर एस नोट इज इक्वल टू 0 y नोट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, फॉर एस नोट इज इक्वल टू 0 y नोट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, फॉर एस नोट इज इक्वल टू 0 y नोट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फॉर एस नोट इज इक्वल टू 0 y नोट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, it means it cannot sustain, it means flow cannot sustain, it means flow cannot sustain, it means flow cannot sustain its normal depth, it means flow cannot sustain its normal depth, it means flow cannot sustain its normal depth, flow cannot sustain its normal depth, flow cannot sustain its normal depth। अब इसमें भी क्या होंगे, h में भी 3 आएंगे आपके पास में, देखो हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब h, इससे h से लिख रहे हो आप इसको ना, h h1 h2 h3 h1 h2 and h3, y more than y not more than yc, ये केस पॉसिबल है क्या, जस्ट आंसर करिए, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। तो फिर क्या बचा, y नोट, इनके बीच वाला केस बचा ना, yc एंड ए क्या, y नोट yc एंड y, तो y नोट yc एंड लास्ट क्या बच गया, y नोट yc एंड y बच गया ना, यस h2 एंड द h3। जस्ट ये भी तो बता दो ये कौन सा है एक्चुअली, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल, सब या फिर सुपर, h2 वाला, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये बताइए कौन सा होगा, सब क्रिटिकल ना, यस करेक्ट है, सब क्रिटिकल, सब क्रिटिकल है ना, और ये वाला कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, सुपर क्रिटिकल ना, करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे आपके, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पूछेंगे कौन कौन सी प्रोफाइल पॉसिबल नहीं हो पाती है, सबके मीनिंग पता होने चाहिए आपको, ये सारा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयार हो रहा है मैटर आपका। नोट कर लिया, चलिए बहुत सही। लास्ट लिखो, एडवर्स स्लोप, लास्ट लिखिए एडवर्स स्लोप, एडवर्स स्लोप, लास्ट लिखो एडवर्स स्लोप। एडवर्स स्लोप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एडवर्स स्लोप को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, एडवर्स स्लोप को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कैसे, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवर्स स्लोप को।
लिखो जरा इसमें पॉइंट एक, वाई नोट इज अनडिफाइंड, वाई नोट इज अनडिफाइंड। अच्छा इसमें होता क्या है, एस नोट लेस देन 0 निकल के आता है, लेस देन 0। लिखो जरा, ये तो लिखा था ना हमने एडवर्स का मतलब, एस नोट लेस देन 0। लिखो जरा, वाई नोट इज undefined and flow cannot sustained and flow cannot sustain normal depth and flow cannot sustain normal depth and flow cannot sustain normal depth and flow cannot sustain a normal depth and flow cannot sustain a normal depth। इसका भी ये भी ऐसा ही केस होता है बेसिकली, सिमिलर टू हॉरिजॉन्टल स्लोप के जैसा ही है। स्लोप लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव स्लोप निकल कर आ रहा है आपके पास में। नेगेटिव स्लोप का मतलब निकल कर आ रहा है कि आप उसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेके चलोगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, 0 के बराबर लेके चलोगे। एंड 0 के बराबर लेके चल रहे हो तो वाई नोट कितना हो रहा है आपके पास में, इनफाइनाइट अगेन हो जा रहा है, अगेन फ्रॉम द सेम कैलकुलेशंस। सो वाई नोट हो गया अगेन इनफाइनाइट हो गया फ्रॉम द सेम कैलकुलेशंस, अनडिफाइंड हो गया, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप उस बेसिकली फ्लो हमारी उस वैल्यू को कभी अचीव करेगा ही नहीं, वाई नोट डेप्थ पे कभी फ्लो करेगा ही नहीं, वो एक तरह से इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। सिंपल पॉइंट है कि एस नोट बेसिकली कितना लेस देन 0, तो फॉर द एनालिसिस पर्पस दैट इज कंसीडर्ड इक्वल टू 1 0। अगर 0 मान के चलोगे तो इसका मतलब क्या है, वाई नोट कितना हो गया आपके पास में, अगेन अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड हो गया मतलब फ्लो अगेन नॉर्मल डेप्थ को कभी अटेन नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपने पॉइंट क्या लिखा है, कैन नॉट सस्टेन नॉर्मल डेप्थ, कैन नॉट सस्टेन नॉर्मल डेप्थ, यही तो लिखा था पॉइंट कि वाई नोट इज अनडिफाइंड एंड फ्लो कैन नॉट सस्टेन नॉर्मल डेप्थ। फ्लो कैन नॉट सस्टेन नॉर्मल डेप्थ, इसका मतलब क्या है, यहां पर भी 3 केस बनेंगे, A1 A2 A3, A1 A2 एंड A3। पहला केस y मोर देन y नॉट मोर देन yc, ये पॉइंट है ना आपके पास में। एंड द पॉइंट इज दैट कि क्या ये पॉसिबल होगा आपके पास में कि y मोर देन y नॉट हो जाए कभी यहाँ पे, बताओ जरा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा y मोर देन y नॉट, अगर y नॉट इनफाइनाइट है तो, अनडिफाइंड है? नो सर, पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल ना। इसके केस में y नोट y yc y नोट yc एंड y, लिखो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है A1 प्रोफाइल। ये बताइए कौन से वाला है, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल, सब या सुपर? सब या सुपर, सब ना। और ये वाला सुपर हो जाएगा, यस करेक्ट है। सुपर क्रिटिकल, चलिए ठीक है। तो ये बताओ जरा, यहां से इतने सारे प्रोफाइल्स आपने देखे, इनमें से सब में बताओ जरा टोटल कितनी प्रोफाइल होगी आपके पास में, टोटल कितनी प्रोफाइल्स हो गई, टोटल कितनी प्रोफाइल हो गई है जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल हो रही है, टोटल कितनी हो गई है जो पॉसिबल है, वो बतानी है ना, जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल है। 12। सब क्रिटिकल कितनी निकल के आई, सब क्रिटिकल कितनी आई ये बताओ, और सुपर क्रिटिकल कितनी है? यस अगेन 6 है ना। सो ये क्वेश्चन बन गया आपका ऑब्जेक्टिव का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो जरा नोट करके।
total number of the flow लिखो total number of flow profiles, total number of flow profiles, लिखो total number of flow profiles possible are 12, total number of flow profiles possible are 12, total number of flow profiles possible are 12, total कितनी possible होती है 12 है, total number of the flow profiles possible are 12 out of which 6 are supercritical, out of which 6 are supercritical and out of which 6 are supercritical and 6 are subcritical and 6 are subcritical। हर किसी का पता होना चाहिए आपको किसमें क्या हो रहा है, देखो ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी उठा के पूछ लेगा आपसे। एंड 6 आर सबक्रिटिकल, कि किसमें सुपर क्रिटिकल है किसमें सब क्रिटिकल है सबका पता होना चाहिए। सो क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ द फ्लो प्रोफाइल्स पॉसिबल आर व्हाट 12 है, 12 है, इसमें से 6 कैसी हैं सब क्रिटिकल एंड 6 कैसी हैं सुपर क्रिटिकल है आपके पास में, एंड 6 आर सुपर क्रिटिकल। चलिए दिस इज द पॉइंट ना। चलो नेक्स्ट लिखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा, C2, H1, C2, H1 and A1, C2, H1 and A1, C2, H1, A1 are not possible, not possible, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी आ गया ना पॉइंट आपके पास में, ये पॉसिबल नहीं है। C2, H1 and A1 are not possible, C2, H1 and A1 are not possible। मुझे बताओ यहां तक की सारी कहानी क्लियर है क्या, बताओ ये सारा मैटर क्लियर हो गया क्या, बताओ बता दीजिए। चलिए क्लियर है ना, क्वेश्चन करते हैं अब इस पे एक दो क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं ना, जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। लिखो जरा क्वेश्चन फर्स्ट लिखो, स्टेडी डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्वेश्चन है फर्स्ट, ए स्टेडी डिस्चार्ज ऑफ a steady discharge of 1 meter cube per second is flowing, a steady discharge, क्वेश्चन है a steady discharge of 1 meter cube per second is flowing, a steady discharge of 1 meter cube per second is flowing, a steady discharge of 1 meter cube per second is flowing uniformly in a, is flowing uniformly in a, is flowing uniformly in a, is flowing uniformly in a rectangular channel, is flowing uniformly in a rectangular channel of width 1 meter, of width 1 meter, of width 1 meter, of width 1 meter and depth 250 meter, 250 mm है sorry, and depth 250 mm, and depth 250 mm, 250 mm है। determine the slope, determine the slope, just answer करो। A steady discharge of 1 meter cube per second is flowing uniformly in a rectangular channel of width 1 meter and depth 250 mm, determine the slope, determine the slope, बताओ आंसर क्या होगा। जस्ट आंसर करो।
मैनिंग्स कोएफिशिएंट n की वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, बाकी और कोई डाटा नहीं है, और कोई भी डाटा नहीं है, एंड इवन उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी ना तुम्हें, उसकी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी उसकी। देखो तो जरा क्वेश्चन में क्या दिया है, करें इसको सॉल्व क्लास में, बताओ। देखिए क्या है, सिंपल स्टेडी डिस्चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है आपको कितना, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड ना, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड is flowing uniformly. The first important point is what? Is flowing uniformly. यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्लो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है आपके पास में, द फ्लो इज व्हाट, यूनिफॉर्म, द फ्लो इज यूनिफॉर्म। आगे क्या डाटा दिया है, विड्थ दे रखा है आपको, डेप्थ दी है, बी दिया हुआ है 1 मीटर, डी दिया हुआ है, और ये वाई नोट है एक्चुअली, दिस इज वाई नोट एक्चुअली 0.250 मीटर। यही तो खेलता है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में, जब डाटा नहीं देते हैं तो इसी तरह से जाना पड़ेगा आपको, खुद से खुद अज्यूम करना पड़ेगा कि वो जो डेप्थ है ना, वो एक तरह से नॉर्मल डेप्थ है आपके पास में, इस डेप्थ पे अगर फ्लो हो रहा है, तो इस डेप्थ पे अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, तो मतलब वो कैसी है, वो नॉर्मल डेप्थ है। आया समझ में केस, अगर इस डेप्थ पे फ्लो हो रहा है, और फ्लो कैसा दिया है इसने, यूनिफॉर्मली भी तो फ्लो कर रहा है वो, तो मतलब ये कौन सी डेप्थ है क्वेश्चन में, ये गिवन, ये जो डेप्थ दे रखी है यूनिफॉर्म डेप्थ, ये नॉर्मल डेप्थ दे रखी है आपको, यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है इस चैनल में जिसकी डेप्थ इतनी है, मतलब यही कौन सी डेप्थ है, यही नॉर्मल डेप्थ है। ऐसे ही करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। आया समझ में केस, बताओ क्लियर है, आप सिंपल सा समझो ना यहाँ से, भाई ये चैनल है जिसकी डायमेंशन दे रखी है इसने, और इसमें यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, तो मतलब जिस डेप्थ पे फ्लो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसी को तो नॉर्मल डेप्थ बोलते हो ना, तो यही डेप्थ आपकी कैसी है, यही यूनिफॉर्म डेप्थ है। ये सर आप क्लियर है, यही क्या है, नॉर्मल डेप्थ है आपके पास, इसने दिया ही नहीं डाटा आपको और कुछ भी, तो तुम्हारा काम क्या बचा, सिंपल निकालना, तुम्हारा काम बचा वाईसी कैलकुलेट करना, और वाईसी कैलकुलेट करो और वाई नोट के साथ उसको कंपेयर करो ना। वाईसी कैसे निकलेगा, रेक्टेंगुलर चैनल है, क्यू स्क्वायर बाय जी की पावर व्हाट 1/3 ना, क्यू स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है ना, सो क्यू बाय बी, निकालो जरा, बताइए जरा एक बार निकाल कर, वाईसी कितना आ रहा है खुद से, वाईसी कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वाईसी, वाईसी कितना आ रहा है, 0.467 ना, यस 0.467 आया, चलिए 0.467 मीटर आया ना, तो यहां से क्या पता लग रहा है, वाईसी मोर देन वाई नोट आ रहा है क्या, वाईसी मोर देन वाई नोट, वाईसी किससे ज्यादा है, वाई नोट से ज्यादा है ना, वाईसी इज मोर देन व्हाट वाई नोट, अगर वाईसी वाई नोट से ज्यादा है तो ये कौन सा स्लोप बन गया आपके पास में, बता दो जरा खुद से एक बार, ये कौन सा स्लोप बन चुका आपके पास में, बताओ, स्टीप, यस करेक्ट है, स्लोप इज व्हाट, दिस इज स्टीप स्लोप एक्चुअली, ये स्टीप स्लोप है आपके पास में, ये स्टीप स्लोप है, यही तो क्वेश्चन था जस्ट, और दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सो y से मोर देन y नोट द स्लोप विल बी व्हाट, स्टीप स्लोप आ जाएगा आपके पास में, स्लोप हो जाएगा कौन सा, स्टीप हो गया ना स्लोप। हो गया क्लियर क्वेश्चन, नोट करना है इसमें कुछ भी, इसमें नोट करना है कुछ, चलिए ठीक है ना, हो गया है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करो, द फ्लो इन अ वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ऐसे लिखो, द फ्लो इन अ वाइड रेक्टेंगुलर ओपन चैनल, द फ्लो इन ए वाइड रेक्टेंगुलर ओपन चैनल, द फ्लो इन ए wide rectangular open channel
the flow in a wide rectangular open channel is the flow in a wide rectangular open channel is 2 meter cube per second per meter width ये है. So the flow in a wide rectangular open channel is what 2 meter cube per second per meter width. बेड स्लोप दिया हुआ है आपको, बेड स्लोप दे रखा है ऐसे साथ में 0.002 दे रखा है, 0.002 दे रखा है ना. चलिए आगे दिया है क्या, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट भी दे रखा है 0.012. मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट भी दिया है, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट भी दिया है, कोफिशिएंट भी दिया है 0.012. 0.012 is the Manning's roughness coefficient. 0.012 the slope of the channel will be. तो क्या बताना है, the slope of the channel बताइए कितना होगा, कैसा होगा, मतलब कैसा स्लोप है. So the slope of the channel will be, ये बताना है. करो सॉल्व. स्टीप आ रहा है, यस करेक्ट है, स्टीप आएगा, बिल्कुल स्टीप आएगा, यस एग्जैक्टली, स्लोप विल बी स्टीप, स्टीप स्लोप है, सही है, बिल्कुल सही है. तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले वही देखो, सिंपल कंडीशन थी, बस वो दो कंडीशन लेके चलनी है माइंड में. एक तो y नोट मोर देन yc, yc मोर देन y नोट, बस ये कंडीशन है और कुछ भी नहीं है. सॉरी, yc लेस देन y नोट, या सॉरी y नोट मोर देन yc एंड yc मोर देन y, बस ये दो कंडीशन है आपके पास. तो y से निकाल दो ना पहले, q स्क्वायर बाय g की पावर 1/3. बताइए कितना आया yc, कितना आया बताओ, कितना आया था yc, 0.74. yc आया था आपके पास में 0.74 आया था ना, करेक्ट है, 0.74 आया था. अब कैसे निकालोगे, अब देखो जरा आगे क्या कंडीशन है आपके पास, वाई नोट निकालना है. वाई नोट निकालेंगे कैसे, सारा डाटा तो दे रखा है आपको, मैनिंग्स इक्वेशन लगाओ ना, Q इज इक्वल टू व्हाट 1/n इनटू b इनटू, अभी वेरी वाइड है, अभी वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, तो क्या लिख सकते हो 5/3 इनटू s नोट की पावर व्हाट 1/2 लिख दो ना इसको डायरेक्टली. ये स्टेप क्लियर हो गया ना. स्मॉल q है, इसको q इनटू b लिख सकते हैं, इसको यहीं पे लिखो इसी के बराबर में, स्मॉल q इनटू b लिखो, इसको स्मॉल q इनटू b लिखो. यहां से b से b क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया.
बी से बी क्या किया, कैंसिल किया, स्मॉल विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन n इंटू y नोट की पावर 5/3 इंटू s नोट की पावर व्हाट 1/2। बताइए जरा, क्या ऐसे ही करा था क्या आपने अभी, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है, कुछ दूसरे तरीके से किया है, बोलो, यही करा था ना। चलो तो यहां से मुझे बताओ जरा, y नोट कितना आया था आपके पास में, y नोट कितना आया था 0.688 ना, 0.688, यस करेक्ट है, 0.68 आया था ना आपके पास में y नोट की वैल्यू 0.68। तो यहां से क्या पता लगा, yc मोर देन y नोट। अगर yc y नोट से ज्यादा आ गया, कैसा स्लोप बन गया आपके पास, स्टीप स्लोप बन गया ना, स्लोप इज व्हाट, स्टीप है। कैसा स्लोप हो जाएगा, सिंपल, yc मोर देन y नोट, yc मोर देन y नोट, स्लोप विल बी व्हाट, स्टीप आ गया। बता दीजिए कोई दिक्कत है क्या इसमें, आया समझ में चीज या नहीं आई है, ऐसे करने होते हैं। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, एक दो चीजें और कर लेंगे इसमें ना, फिनिश नहीं करा है इसको भी अभी हमने। बाकी तरीका यही रहता है, ये एक दो इक्वेशन ही हैं, आप इन्हीं को लेके चलते रहो, आपके क्वेश्चन बहुत इजीली होते रहेंगे, बहुत इजीली होते रहेंगे क्वेश्चन सारे के सारे, ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। सो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है आपके पास में, ये सब कंडीशंस, ये सब कंडीशंस है, ठीक है। नाउ ओसीएफ में अभी एक क्लास तो आज की ये कर ली मैंने ना, इसको आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। बाकी लगभग आप मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं, लगभग आपका 3-4 घंटे का मैटर है, 4 घंटे के आसपास, 3-4 घंटे का मैटर है, खत्म होने वाला है। मेन चीजें सारी कवर करवा दूंगा, देखो जो अभी करंटली एग्जाम के हिसाब से रिक्वायर्ड है, गेट के हिसाब से करंटली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वही है कि थोड़ा सा टाइम का है इशू, सफिशिएंटली नहीं मिला हुआ है जितना मिलना चाहिए था, अदरवाइज तो सब्जेक्ट में बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत सारी चीजें इसमें बताई जा सकती है। थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू रहा इस वजह से एक दो दिन में, जो थोड़ा सा क्लासेस भी ऑफ रही, आज भी कोई इतना प्रॉपर नहीं था, बट क्लास ली है फिर भी। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, प्रोफाइल वाला मैंने मैटर आपका करवा दिया कि भाई कैसे कैसे प्रोफाइल का आइडिया लगाओगे, बाकी और भी चीजें इसमें अभी करेंगे डिस्कस ना, बाकी और नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपना, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मैटर सारा जो भी डिस्कस किया हमने। बताओ जरा एक बार, हाँ तो नेक्स्ट पे करते हैं। अभी लगभग ज्यादा तो नहीं बचा, मोस्टली तो आपके मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए, कुछ कुछ बेसिक चीजें बची हुई हैं जिनको मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक चीजें बची हैं जिनको डिस्कस करूंगा मैं आपसे अभी भी। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो मुझे हम्प वाला केस आपसे डिस्कस करना है, फ्लो ओवर द हम्प होता है ना, हम्प के ऊपर से जब फ्लो होता है, वो केस मुझे आपसे डिस्कस करना है। मुझे आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवाने हैं और अभी, और मुझे आपको अभी थोड़ा सा ओपन चैनल में वेलोसिटीज के बारे में बताना है, वेलोसिटी प्रोफाइल्स कैसी होती है, ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी मिलेगी आपको, उसके बारे में आइडिया देना है आपको कैसा होता है, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सर्ज के बारे में, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सर्ज एज वेल, सर्ज का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ज्यादा नहीं बची है चीजें, कुछ चीजें बची हुई हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, कुछ कुछ चीजें हैं क्लास में खुद से अरेंज करूंगा आपकी, कल क्लास नहीं होगी संडे में, मेरा पूरा दिन कल लॉन्ग शेड्यूल है एक बिल्डिंग मटेरियल का, परसों रखूंगा क्लास आपकी फिर से मंडे में, ठीक है, परसों फिर से क्लास रखेंगे आपकी मंडे में, तो एक क्लास परसों हो जाएगा और एक उसके बाद एक क्लास और हो जाएगी, तो मैटर खत्म हो जाएगा आपका पूरा उसी का। बाकी तो मोस्टली बहुत सारी चीज आपको इसमें कवर कराई थी मैंने, ठीक है। सो करें ओवर अब